हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम केस प्रेजेंटेशन देख रहे हैं। आपका सब्जेक्ट है साइकेट्रिक नर्सिंग और डिप्रेशन का टॉपिक पे हम केस प्रेजेंटेशन बनाएंगे। जो बच्चे सोच रहे हैं कि एनसीपी मिल जाए तो आप इसको देख के इसकी हेल्प से, इसके फॉर्मेट की हेल्प से अपना एनसीपी बना सकते हो, क्योंकि ये एनसीपी की तरह ही बनेगा। और उसमें से केस प्रेजेंटेशन से आपको, अगर आप एनसीपी बना रहे हो तो डिजीज़ कंडीशन आप ऐड मत करना, बाकी आप सब लिख सकते हो। और इसको देख के काफ़ी समझ सकते हो, आपको समझ आ जाएगा कैसे बनेगा। पेशेंट का हमने बायोडाटा लिख लिया है सबसे पहले। और जैसे कि आपने लिखा है, हमने ग्रुप पोस्ट बेसिक सेकेंड ईयर क्लास। अगर आप जीएनएम में हो, बीएससी नर्सिंग कर रहे हो और एमएससी वगैरह जो भी कर रहे हो आप नर्सिंग में, साइकेट्रिक के सब्जेक्ट में, आप ऐसा मत सोचिए कि क्लास अलग है तो हमारा एनसीपी, केस स्टडी, केस प्रेजेंटेशन ऐसे नहीं बनेगा। फॉर्मेट वही रहेगा, आपकी क्लास चाहे जो भी हो, ठीक है। तो ये सारा हमने लिख लिया है, जनरल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिख लिया है। यहाँ से मेन चीज़ शुरू हो जाती है जिसमें पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डाटा आ जाता है, ठीक है। सब कुछ उसका लिख देना है। उनकी जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हैं वो लिख लेनी है कि जो पेशेंट है वो, उसको फियर भी है, एंग्जाइटी भी है, वो डिप्रेस्ड भी है, सस्पिशियस उसका बिहेवियर हो गया है, एग्रेसिव भी है। तो ये चीज़ें जो जो आपको पेशेंट में फाइंड आउट हुई वो लिख ली। कितने टाइम से? 6 मंथ से है। अभी नेक्स्ट पेज है, इसमें प्रेजेंट हिस्ट्री के बारे में बता देना है कि प्रेजेंट उनको इलनेस क्या रही है। तो ये प्रेजेंट की इलनेस है पेशेंट की, जिसकी लेक ऑफ इंटरेस्ट हो गया है, एपेटाइट पुअर है, हाइजीन पुअर है, कम्युनिकेशन नहीं है उनका, वो कम्युनिकेट नहीं करते अदर पीपल के साथ में। फिर इंसोम्निया भी है, मूड चेंजेस हैं। तो ये जो है उनकी प्रेजेंट इलनेस का हमने यहाँ पर आपको बता दिया कि ये सारी प्रॉब्लम्स जो पेशेंट हैं उनमें देखने को मिल रही है। यह है पास्ट साइकेट्रिक और मेडिकल हिस्ट्री। साइकेट्रिक एनसीपी इसलिए इस तरह से बनेगा। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री में तो आप लोग जानते ही हो, फैमिली मेम्बर्स के नेम हम लोग ऐड कर देते हैं और जो भी उनका एज है, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, ये लिखना होता है। बाकी ये आप देख सकते हो, फैमिली ट्री जो होता है, जेनोग्राम भी इसको बोलते हैं, वही है बनाया हुआ। ये तो इजी होता है, ये आप आराम से बना लोगे। पर्सनल हिस्ट्री आ गई है पेशेंट की, जिसके अंडर पेशेंट की पेरीनेटल हिस्ट्री आएगी। तो इसमें नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी बताया गया है, चाइल्डहुड हिस्ट्री, एजुकेशन में कैसे थे वो, प्ले हिस्ट्री कैसी रही है, इमोशन प्रॉब्लम ड्यूरिंग एडोलसेंट, प्यूबर्टी की हिस्ट्री बतानी है, ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री है, ऑक्यूपेशन क्या है उनका, सेक्सुअल एंड मैरिटल हिस्ट्री है, प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी, तो मैरिड लाइफ है उनकी, ये बता दिया उसमें। फिजिकल एग्जामिनेशन आ गई है। तो साइकेट्रिक में भी फिजिकल एग्जामिनेशन हम करते तो हैं, साथ में मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन भी इसमें ज़रूरी होता है, वो इसमें ज़्यादा मेन होता है। ये आप फिजिकल एग्जामिनेशन नोट कर सकते हो यहाँ से देख के। और इससे, इसकी हेल्प से, इस क्राइटेरिया की हेल्प से आपका टॉपिक दूसरा अगर कोई है तो वो भी आप बना सकते हो। आपको फॉर्मेट को समझने में आसानी होगी, कैसे कैसे बनाया जाता है। चाहे पेशेंट मेनिया का हो, चाहे बाइपोलर का हो, सीजोफेनिया, या कोई भी दूसरा डिसऑर्डर है, ओसीडी है, या फिर इसी तरह बनेगा। लेकिन जो पेशेंट की कंडीशन है, उसकी कंप्लेंट्स हैं और उसके थोड़ा डायग्नोसिस हैं, उनमें चेंजेस आपको लाना है। इन्वेस्टिगेशन पेशेंट का HBTLC, या फिर जो आपके पेशेंट में उनका टेस्ट हुआ है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, रेडियोलॉजी, वो आप लिख लो। यहाँ से एमएससी स्टार्ट हो चुका है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में 6 चीज़ें होती हैं, 6-7 चीज़ें जो मेन रहती हैं। पहला जो है वो जनरल अपीयरेंस है, कि पेशेंट का अपीयरेंस आपको कैसा दिख रहा है, उसके एक्सप्रेशन, उसका ग्रूमिंग। ग्रूमिंग यानी उसके रहने का ढंग,
कपड़े कैसे पहन रहा है, गंदे कुछ लोग रहते हैं, कुछ बड़े हाइजीनिक होते हैं, वो चीज़, क्लीनलीनेस, कॉन्शियसनेस, सारा जनरल अपीयरेंस के अंडर आ जाएगा। कैसे उसका बातचीत है, वो बिहेवियर कैसा है, कॉपरेशन कैसा है उसका, कॉपरेटिव है या नहीं है। तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि जनरल अपीयरेंस में पेशेंट का हम ओवरऑल असेसमेंट कर लेते हैं, उसको सिर्फ ऑब्जर्वेशन से और उसके जेस्चर से, उसकी बातचीत कैसा है, ये सारा बातें उसमें आएगा। तो ये जनरल अपीयरेंस का ही पार्ट है। नेक्स्ट जो है वो स्पीच है। स्पीच में उनके बोलने का तरीका, कुछ लोग बहुत ही स्लर स्पीच होती है किसी की, कोई स्टेमर भी होते हैं पर्सन, कोई बड़े लो पिच में बात करते हैं, कोई हाई पिच में, तो वो चीज़ें इसके अंडर आ जाएगा। और जैसे कि हाँ, वॉल्यूम, टोन, इसमें लिखा भी है, तो ये सब स्पीच के अंडर आएगा। नेक्स्ट जो चीज़ है इसमें, मूड एंड अफेक्ट। मूड एंड अफेक्ट में क्या होता है, मूड पेशेंट का कैसा है, वो सैड है, हैप्पी है, एंगर है, या कुछ इमोशनल कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी तरह का मूड, ठीक है। लेकिन अफेक्ट क्या होता है, मूड एंड अफेक्ट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अफेक्ट जो वो शो करता है थ्रू द फेशियल एक्सप्रेशन या फिर अपनी बातचीत से वही इसमें बताया भी गया है। मैं आपको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मूड एंड अफेक्ट होता क्या है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, उसके बाद है थॉट। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको इसमें याद करनी होती है। एक जनरल अपीयरेंस, स्पीच, मूड एंड अफेक्ट, और नेक्स्ट आ गया हमारा थॉट। थॉट कैसे हैं उसके, ठीक है। तो इरेगुलर थॉट प्रोसेस, नॉट सिग्निफिकेंट, यानी विचार, ठीक है। बातचीत से आपको पता चलेगा, इंटरेक्शन जब होगा तब। परसेप्शन में क्या है आप लोग जानते हो, इल्यूजन, हेलुसिनेशन इसमें मेन रहता है। अगर आपके पेशेंट में हेलुसिनेशन है या फिर इल्यूजन है तो आपको वो नोट करना है, क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन में हेलुसिनेशन तो नहीं होता है, इल्यूजन हो सकता है, हेलुसिनेशन थोड़ा अब नॉर्मल आ जाता है। तो ये डिफरेंस भी अगर आप याद करो तो बढ़िया है, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये इल्यूजन हेलुसिनेशन का। देजा वू, ये भी एक होता है जिसको जेम्स वू भी बोलते हैं, जेम्स वू। इसमें क्या होता है कि ऐसा लगता है कुछ चीज़ कुछ जगह पे जाके या फिर कुछ या किसी व्यक्ति को देखकर कि इसको तो हमने पहले भी देखा है या फिर इस जगह पे हम पहले भी आए हैं, ये डेजा वू होता है। बाकी डी पर्सनलाइजेशन, डी रियलाइजेशन, जो इनमें से जो पेशेंट के अंडर प्रेजेंट है वो आपको लिख लेना है। उसके बाद कोग्निटिव फंक्शन आ जाता है। परसेप्शन समझ आ गया, उसके नेक्स्ट है कोग्निशन। इसमें पेशेंट का कॉन्शियस ओरिएंटेशन, यही देखा जाता है कि भाई क्या टाइम हुआ है, आप कहाँ पे हो, कैसे हो, वो कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, उसको पता भी है कि वो कहाँ पे है, या फिर वो सोच रहा है कि नहीं। कई बार पेशेंट से आप पूछो कि आप कहाँ पे हो तो वो कहते हैं हम पार्क में हैं, पर वो कहाँ होता है, हॉस्पिटल में एडमिट होता है। मतलब उसको नॉलेज है, उसको जानकारी है या नहीं है। बाकी अटेंशन उसका कैसा है, कंसंट्रेशन, मेमोरी मेमोरी उसकी इम्पेयर्ड है, गुड है। ये जो इमीडिएट रिमोट रिकॉल, वो आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा, मेमोरी का टॉपिक। उसका इंटेलिजेंस के बारे में आप नोट करोगे। एब्स्ट्रैक्शन, जजमेंट कैसा है पेशेंट का, जजमेंट कैसे होगा, कुछ क्वेश्चन से आपको पता चलेगा, कुछ आप पूछोगे। जैसे कि एक एग्जांपल बड़ा सभी लोग बताते रहते हैं कि कहीं पे आग लग गई है तो आपका क्या एक्शन होगा, आप क्या करोगे उस वक्त में। तो कोई समझदार होगा तो यही बोला कि पानी का इंतज़ाम करके फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे, पानी डालेंगे उधर। लेकिन जो पेशेंट मेंटली डिस्टर्ब है, कुछ उसको प्रॉब्लम है, वो ऐसा जवाब नहीं देगा, वो कुछ और ही आंसर करेगा कि मैं वहाँ से भाग जाऊँगा, है ना, या फिर कुछ भी नहीं करूँगा, या खाना खाऊँगा, इस तरह के उसके जवाब रहेंगे। इनसाइट, ये लास्ट है इनसाइट। इनसाइट में क्या होता है, कोग्निशन के बाद आया ये हमारा क्या आया, इनसाइट।
कि पर्सन की इसमें क्या चीज़ देखते हैं, अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग, कि उसको पता भी है कि वो बीमार है, वो उसको एक मेंटल प्रॉब्लम है, साइकेट्रिक इलनेस है, या फिर उसको कुछ पता ही नहीं है कि वो क्यों आया है हॉस्पिटल में। ये चीज़ होती है। तो आपने साइकोसिस न्यूरोसिस अगर पढ़ा होगा तो उसमें आप समझ जाओगे कि साइकोसिस वाले पेशेंट को नहीं पता होता, न्यूरोसिस वाले पेशेंट को इनसाइट उसमें प्रेजेंट होती है न्यूरोसिस वाले में। तो ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 करके दिया गया इसमें। पहले में वो कंप्लीट डिनाइल कर देगा इलनेस के लिए, सेकंड में उसको अवेयरनेस होगा, थर्ड में ट्रू इमोशनल इंसाइट, उसको कंप्लीट पता है अपने बारे में। अच्छा, तो इतना तो आप एनसीपी में बनाओगे ही। अगर केस स्टडी प्रेजेंटेशन कुछ बना रहे हो आप, तो फिर आपको ये भी लिखना होगा बुक पिक्चर ऑफ डिजीज कंडीशन, कि जो डिप्रेशन है वो क्या होता है, उसका डेफिनेशन बता देना है, फिर उसका इंसिडेंस क्या है वो बता देना है। फिर यहाँ पर हमने कंपैरिजन कर दिया है, क्योंकि केस प्रेजेंटेशन में ज़्यादातर कंपैरेटिव स्टडी लिखना होता है। बुक में क्या लिखा था, पेशेंट के अंदर हमने क्या क्या फाइंड आउट किया टियोलॉजी में, फिर उसका पैथोफिजियोलॉजी, फिर उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, उसी तरह से बनेगा ये, एक एक चीज़ को कंपेयर करते रहना है। ठीक है, ये आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ही है, सॉरी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन। फिर डायग्नोसिस, ठीक है, तो ट्रीटमेंट में उनको एंटी डिप्रेसेंट है, ग्रुप थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी। नर्सिंग मैनेजमेंट, उसका ऑब्जेक्टिव डाटा क्या है, सब्जेक्टिव पेशेंट ने जो बताया वो क्या है, नर्सिंग डायग्नोसिस लिख लेना है। ये 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ से आपको आसानी होगी। इसमें अल्टर थॉट प्रोसेस है रिलेटेड टू परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस लाइक हेलुसिनेशन, लॉस ऑफ बैलेंस ऑफ माइंड। इसका हमने पेशेंट का असेसमेंट कर लिया, फिर गोल बना दिया, फिर इंटरवेंशन कर दिया, देन इम्प्लीमेंट किया अपने प्लान को, अपने इंटरवेंशन को। देन उसका रैशनल भी बताना है साथ साथ, कि आपने जो भी इंटरवेंशन बनाया उसका क्या मतलब है, उसका रैशनल क्या है। और लास्ट में इवैल्यूएशन, कि जो पेशेंट का अल्टर्ड थॉट प्रोसेस का प्रॉब्लम है उसमें कुछ अभी सुधार आया है या नहीं आया है, वो इवैल्यूएशन में लिखना है, कि जितना भी इंटरवेंशन किया उसका रिजल्ट क्या ही आया है। ये नेक्स्ट आपका सेल्फ केयर डेफिसिट का डायग्नोस है। उसी तरह से इसको भी हम, जैसे मैं पहले ही बताया है, जैसे मैं हर वीडियो में बताती हूँ कैसे बनाना होता है वैसे ही बनेगा। ये लास्ट में वर्बल कम्युनिकेशन भी डिस्टर्ब थोड़ा इसमें हो जाता है, पेशेंट बातचीत जैसे नहीं करता है ना, कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम रहती है उसको, तो कम्युनिकेशन टेक्निक्स यूज़ करना है सारा कुछ मैनेज करना है, इंटरवेंशन लगाना है अपना, और लास्ट में उसको इवेल्युएट करना है। फिर ये मेडिकेशंस हैं जो पेशेंट को दी गई हैं। आप जानते हो सेट्रालाइन जो ड्रग होती है, SSRI ये ड्रग है वैसे, और एंटी डिप्रेसेंट है ये। एमिट्रिप्टालाइन एक ड्रग है जो एंटी डिप्रेसेंट है, और ये TCA के अंडर आएगी, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के अंडर आती है। एमिट्रिप्टालाइन, इमिप्रामिन, डिसिप्रामिन, ये सारी। डाइजिपाम एक बेंजोडाइजिपिन है, आप जानते हो, एंटी एंग्जाइटी ड्रग जो होती है, एंग्जियोलाइटिक, उसके अंडर बेंजोडाइजिपिन, सॉरी बेंजोडाइजिपिन, हाँ बेंजोडाइजिपिन का आपको स्पेलिंग ठीक करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा मिस्टेक है, ये आप ठीक कर लेना। एक्शन में, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में डाइजिपैम का बेंजोडाइजिपिन्स के अंडर ये आती है। एंग्जियोलाइटिक की क्लासिफिकेशन है, बेंजोडाइजिपिन होता है इसमें, बारबिचुरेट्स होते हैं, तो डाइजिपाम है, अल्प्राजोलाम है, और लिब्रियम है। तो काफ़ी सारी ऐसी ड्रग्स हैं, क्लोराइजपॉक्साइड जिसको बोलते हैं, वो इसके अंडर आएंगी। तो ये पेशेंट को दवाइयाँ जो हैं वो दी जा रही हैं। हेल्थ एजुकेशन है इसके अंडर, कंक्लूड कर देना है अपने टॉपिक को, और बाकी रेफरेंस आपको लिख लेना है, जो भी बुक आप फॉलो कर ले हो, जिससे भी आपने बनाया हुआ है। तो बिमला कपूर बुक है साइकेट्रिक की, उससे बनाया है। तो इस जो टॉपिक है डिप्रेशन का, इस टॉपिक की हेल्प से, इस फॉर्मेट की हेल्प से आप दूसरा आपका टॉपिक भी बना सकते हो। आपको समझ तो लगी गई होगी कि कैसे बनाना है।
बीएससी वाले भी बना सकते हो, जीएनएम वाले भी बना सकते हो, पोस्ट बीएससी नर्सिंग का तो ये है ही बना हुआ, और ये मेरा ही है। मैंने सोचा मैं शेयर कर देती हूँ, स्टूडेंट को हेल्प हो जाएगी। नए बच्चे होते हैं, पता नहीं चलता है कैसे कैसे एनसीपी बनेगा। स्पेशली साइकेट्रिक में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को। एक सब्जेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, एक है साइकेट्रिक। ये मुश्किल आ जाती है कई बार, तो मैटरनल नर्सिंग में भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंपल एमएस का एनसीपी तो सब बना ही लेते हैं, पीडियाट्रिक का भी बन जाता है, मैटरनल का भी चलो जैसे तैसे बन जाता है, लेकिन साइकेट्रिक का एनसीपी या साइकेट्रिक की कोई भी रिक्वायरमेंट हो उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कैसे डालें, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट सब्जेक्ट आ गया है ये दूसरे सब्जेक्ट से। ये सब्जेक्ट काफ़ी डिफरेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा इजी है, और मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू।